नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था, आज हम उस टॉपिक से अलग क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों, आज सबकी डिमांड थी कि आज नया टॉपिक लिया जाए और उस नया टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज अपना जो टॉपिक है वह है भूकंप, अर्थक्वेक। तो दोस्तों, बिना समय गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और अर्थक्वेक के बारे में आज पढ़ते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। उससे पहले दो शब्द हैं, तो उन दो शब्दों के बारे में देखते हैं। एक तो है अपना भूकंप, एक होता है समुद्री कंपन। समुद्री कंपन। तो फ्रेंड्स, इन दोनों शब्दों के बारे में हम देखते हैं कि भूकंप होता है तो भूकंप किसे कहते हैं दोस्तों। भूकंप उसे कहते हैं कि जो भूपृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला कंपन। आया समझ में। फ्रेंड्स, अपनी जो पृथ्वी है, अपना धरातल है, इस धरातल पर होने वाला कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। नंबर 2 पे आता है समुद्री कंपन। फ्रेंड्स, समुद्री कंपन क्या होता है। समुद्री कंपन वो होता है जो समुद्र या सागर या महासागर होते हैं, उनकी तली पर जो कंपन होता है उसे हम समुद्री कंपन कहते हैं। आया समझ में। तो हम देखते हैं बोर्ड पे कि सागरों एवं महासागरों की तली पर उत्पन्न होने वाला कंपन। आया फ्रेंड्स समझ में। जो समुद्र है उनकी तली पर जो कंपन होता है उसे समुद्री कंपन कहते हैं। दोस्तों, समुद्री कंपन है जो अपना समुद्री कंपन है, तो समुद्री कंपन देखते हैं आगे। समुद्री कंपन से उत्पन्न होने वाली समुद्री कंपन से होने वाली सागरों एवं महासागरों की ऊपरी सतह पर उठने वाली दैत्याकार लहरों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। जो लहरें उठती है, दैत्याकार लहरें उठती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सुनामी। ठीक है फ्रेंड्स, लहरों को सुनामी कहते हैं। आया समझ में दोस्तों। जो समुद्री कंपन होता है समुद्रों में महासागरों के पेंडे पर तली पर जो उत्पन्न कंपन होता है, उससे समुद्रों में जो पानी भरा हुआ है उसके ऊपर लहरें चलती है, कंपन होता है। और लहरें इतनी दैत्याकार रूप में होती है, और दैत्याकार लहरें जो ऊपरी सतह है उस सतह पर ऊपरी दैत्याकार लहरें उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने नाम भी सुना होगा सुनामी के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, जो अपना
अर्थक्वेक है, भूकंप है, जिसकी उत्पत्ति क्यों होती है, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं उत्पत्ति के कारण, देखते हैं भूकंप के। भूकंप की उत्पत्ति देखते हैं। फ्रेंड्स, भूकंप की उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से 5 कारणों से होती है। हम एक एक कारण को एक अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। देखते हैं नंबर 1 पे है दोस्तों, जैसे इसको यूं करके समझते हैं। ये सिद्धांत दिए हैं, मेन सिद्धांत है एक प्लेट विवर्तनी का। प्लेट विवर्तनी की। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 2 पे आता है, क्या आता है, प्रत्यास्थ पुनस्तरण सिद्धांत। क्या है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, आगे है अपना क्या है, ज्वालामुखी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 देखिए, ये 3 कारण क्या है, 3 सिद्धांत है, क्या है, ये प्राकृतिक कारण है। फ्रेंड्स, देखते हैं जो मानवीय कारण भी हो सकते हैं। तो मानवीय कारण, भूकंप के मानवीय कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। नंबर 1 पे होगा मानवीय कारण, होगा जलीय भार। जलीय भार। और नंबर 2 पे होगा परमाणु संयंत्रों, परमाणु संयंत्रों में विस्फोट। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये 3 कारण हुए, क्या, प्राकृतिक कारण। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेट विवर्तनिकी होगा, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं इसको। ये प्रत्यास्थ पुनस्खलन का सिद्धांत हो गया, एक हो गया ज्वालामुखी हो गया। ये 3 कारण क्या है दोस्तों, प्राकृतिक कारण है भूकंप आने के। और 2 कारण है, क्या है दोस्तों, मानवीय कारण है। कौन कौन से हैं, जलीय भार और ये परमाणु संयंत्रों में विस्फोट। ये तो क्या हुआ दोस्तों, प्राकृतिक। ठीक है, ये तो हुए आपके प्राकृतिक कारण, और ये हुए मानवीय कारण। ठीक है मित्रों, तो ये कुल मिला के कितने हुए, 5 हुए। ठीक है दोस्तों, हम पांचों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, पहला है अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोस्तों, ये हेरी हेस एक विद्वान थे, उन्होंने दिया था। और कब दिया था, ये 1960 में दिया था। हेरी हेस ने दिया था। हेरी हेस ने दिया था। और कब दिया था, 1960 में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, हेरी हेस ने कहा था, इन्होंने 3 गति बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, प्लेटों के अंदर जो अपना भूगर्भ है, पृथ्वी है, इसके अंदर प्लेट बताई थी। और प्लेटों के अंदर 3 प्रकार की गति बताई थी। किन्होंने बताई थी, हेरी हेस ने बताई थी। और कब बताई थी, 1960 में बताई थी। तो वो 3 प्रकार की गति कौन कौन सी है, वो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखिए बोर्ड पे, नंबर 1 पे है, कौन सी है, अभिसरण गति।
अभिसरण गति। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अभिसरण गति, अभिसरण गति हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे कि ये दोस्तों ये प्लेट है, भूगर्भ के अंदर ये प्लेट है, और दोस्तों एक ये प्लेट है। ठीक है दोस्तों, दो प्लेट हैं और इनकी गति किस प्रकार हो रही है, इस प्रकार हो रही है। ये प्लेटें हैं और इनकी गति इस प्रकार हो रही, एक दूसरे की तरफ आ रही है दोस्तों। तो एक दूसरे के पास आ रही है तो आपस में क्या होगी, ये टकराएगी। टकराने के बाद भी क्या होगा, जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट है वो ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार ये दोनों प्लेटें टकराएगी तो ये किनारा तो कौन सा बनाएगी दोस्तों, किनारा कौन सा बनाएगी, किनारा तो होगा विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक तो किनारा होगा, और उसके बाद में और क्या होगी, वलित पर्वतमाला बनाएगी। क्या बनाएगी, वलित पर्वत बनेंगे। और फ्रेंड्स, जो अभिसरण गति हो रही है, ये गति कौन सी हो रही है, अभिसरण गति। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी गति हो रही है, अभिसरण गति हो रही है। तो इसके अंदर वलित पर्वत बनेंगे, विनाशात्मक किनारा होगा और भूकंप आएंगे। और फ्रेंड्स क्या होगा, ज्वालामुखी आएगी। क्या आएगी, ज्वालामुखी। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। हेरी हेस ने अभिसरण गति बताई थी एक नंबर के ऊपर, तो उसके अंदर दो प्लेटें बताई थी। जो भूगर्भ के अंदर दो प्लेटें होंगी वो एक दूसरे की तरफ आएगी, उस गति को हम अभिसरण गति कहेंगे। और जैसे प्लेटें एक दूसरे के टकराएगी तो वो विनाशात्मक किनारा बनाएगी, उसके बाद में वलित पर्वतमाला बन जाएगी, भूकंप आ जाएगा और ज्वालामुखी आएगी। ये चीजें हेरी हेस ने 1960 में बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर पे हो गया ये अपनी अभिसरण गति। 2 नंबर पे देखते हैं हेरी हेस ने क्या कहा। नंबर 2 पर कहा दोस्तों अपसारी गति। क्या कहा, अपसारी गति। अपसारी गति। तो फ्रेंड्स, अपसारी गति क्या है, किस प्रकार बताई है, देखते हैं कि अपसारी गति है कि भूगर्भ के अंदर दो प्लेटें हैं। हेरी हेस ने बताया कि दो प्लेटें हैं, ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है, और गति किस प्रकार कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत गति कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं दोनों प्लेटें अपसारी गति के अंदर। और ये गति कौन सी कर रही हैं, ये अपसारी गति कर रही हैं। तो दोस्तों इसके अंदर किनारा तो कौन सा बनेगा, इसके अंदर किनारा तो बनेगा संरचनात्मक। संरचनात्मक किनारा बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद में क्या, भ्रंश बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या बनेंगे, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, ब्लॉक पर्वत बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भ्रंश किसे कहते हैं, जो घाटियों का रूप होता है उसे भ्रंश कहते हैं। इसका हम आगे और अध्ययन करेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। और ब्लॉक पर्वत होते हैं कि जो पर्वत होता है, एक तरफ पर्वत है हो गया, उसके ऊपर फिर नीचे खाई गड्ढा हो गया, घाटी हो गई, भ्रंश हो गई, फिर उसके बाद में एक पर्वत बन जाता है, तो उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ब्लॉक पर्वत बनेंगे कौन सी गति में, अपसारी गति के अंदर। और किनारा कौन सा होगा, संरचनात्मक किनारा होगा। और क्या आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। इस प्रकार की गति होगी, क्या होगी, ज्वालामुखी और भूकंप आएंगे दोस्तों। तो अपसारी गति के अंदर क्या बताया हेरी हेस ने, हमने पढ़ा।
नंबर 3 पे एक गति बताई हैरी हेस ने। नंबर 3 पे क्या बताई? सरकसी गति। तो फ्रेंड्स सरकसी गति क्या होती है देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार हैरी हेस ने दो प्लेटें मानी। क्या मानी? दो प्लेटें मानी। एक तो ये प्लेट और एक ये प्लेट। इस प्रकार दो प्लेटें। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्लेट की गति इस प्रकार मानी और एक प्लेट की गति इस प्रकार मानी। पर दोस्तों सरकसी गति हुई, उसके अंदर दोनों प्लेटें टकराती नहीं है, एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ती रहती है, टकराती नहीं है, एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा? सरकसी गति कहा प्लेटों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर किनारा तो कौन सा बनेगा? किनारा तो कौन सा बनेगा इनका? रूपांतरित किनारा या सरकसी किनारा। रूपांतरित किनारा बन जाएगा। और दोस्तों या सरकसी किनारा, इसे सरकसी भी कह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर और क्या बनाएगा? भ्रंश बन जाएंगे, भ्रंश बन जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हैरी हेस ने 3 प्रकार की गति बताई। पहली अभिसरण गति, नंबर 2 अपसारी गति और तीसरी सरकसी गति। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप आने के ये 3 कारण बताया किन्होंने? हैरी हेस ने। ठीक है, और अपना सिद्धांत कौन सा दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। तो ठीक है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पे सिद्धांत दिया दोस्तों, कौन से वाला? प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं हम। नंबर 2 सिद्धांत है अपना प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये दिया एच.एफ. रीड ने। एच.एफ. रीड ने दिया था। किन्होंने दिया था? एच.एफ. रीड ने। तो दोस्तों एच.एफ. रीड ने क्या माना? दोस्तों प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत एच.एफ. रीड ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन एंडियार्ड भ्रंश का अध्ययन किया दोस्तों। और उस अध्ययन के अंदर एच.एफ. रीड ने यह माना कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर मेग्मा है, मेग्मा भरा हुआ है आंतरिक भाग के अंदर, वो जो आंतरिक चट्टाने हैं उसको ऊपर दबाव लगाता है और आंतरिक जो चट्टाने हैं, जो बाह्य चट्टानों पर लगातार दबाव लगाती रहती है और वो दबाव एक निश्चित क्षमता तक ही लगता है। उसके बाद में चट्टाने टूट जाती है और टूट जाती है। इस कारण से भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ये कहा एच.एफ. रीड ने और सिद्धांत दिया अपना प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स देखते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में सैन एंड्रियाड भ्रंश का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग
भाग द्वारा बाह्य चट्टानों पर लगातार दबाव पड़ने पर चट्टानें टूट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चट्टानों के ऊपर एक निश्चित क्षमता तक ही दबाव पड़ता है, निश्चित क्षमता तक ही वो अपना दबाव सहन कर पाती है, उसके बाद में वो टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या चट्टानों पर एक क्षमता तक ही दबाव सहन होता है, उसके बाद में क्या होती है, ये टूट जाती है। फ्रेंड्स, तो आया समझ में। प्रत्यास्थता पुनर्संलयन सिद्धांत में ये पाया एच.एफ. रीड द्वारा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैन एंड्रियाड वृक्ष का अध्ययन करते हुए ये पाया कि पृथ्वी के अंदर जो ये मैग्मा भरा हुआ है, ये क्या मैग्मा भरा हुआ है, और ये मैग्मा क्या दबाव लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दबाव लगाता है किस पर, ये आंतरिक चट्टानों पर। और जो ये बाह्य चट्टानें हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये बाह्य चट्टानें हैं, तो इन आंतरिक चट्टानों पर ये दबाव लगाता है, तो आंतरिक चट्टानें बाह्य चट्टानों पर दबाव लगाती है, और दबाव लगाने के बाद में ये बाह्य चट्टानें एक क्षमता के बाद में टूट जाती है और ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये चीज एच.एफ. रीड ने बताई। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। आगे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं कि ज्वालामुखी दोस्तों जो आंतरिक अपनी जो भूगर्भ है, भूगर्भ के अंदर जो लावा होता है, लावा का विस्फोट होता है, या तो दोस्तों समुद्रों के तली पर होगा या भूपृष्ठ पर होगा। तो भूपृष्ठ पर जो विस्फोट होगा और लावा बाहर आ जाता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं, और कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों लेते हैं, जो इंडोनेशिया का एक क्राकाटोआ नाम का एक ज्वालामुखी आया था, तो वो बहुत अच्छा उदाहरण है। एक द्वीप था दोस्तों, तो द्वीप सारा का सारा उड़ गया था, और वहां पर क्या हुआ था, लावा का जमाव हो गया था, मैग्मा बाहर आ गया था दोस्तों। तो नंबर 3 पे है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंदर दोस्तों उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो क्राकाटोआ, जो कहां पर है, इंडोनेशिया में। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में क्या हुआ था, मैंने बताया एक द्वीप था, द्वीप पर वहां ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी आया और मैग्मा बाहर आ गया, ये उड़ गया। ठीक है दोस्तों, आपने ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।